5 कालिदास। मेरा नाम है ठाकुर पवन सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा होती है राजनीतिक, आजकल जो माहौल चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है, इसके ऊपर हमारी चर्चा होती है। 5 कालिदास मार्ग जो दर्शक नहीं जानते होंगे, तो ये वही स्थान है जहाँ पर सूबे का जो चीफ होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, ये उसी का निवास होता है, उसी का कार्यालय होता है। वहीं से वो कैंप कार्यालय के तौर पे काम करता है। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहें, तो ये वही जगह है जहां से कि ये सूबा चलता है। यानी सारी जद्दोजहद, कश्मकश अगर कुछ है, तो 5 कालिदास मार्ग पर पहुंचने की है। ये जो 7 चरण चुनाव के होने जा रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं अलग अलग चरण में। अभी तक 3 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है, यानी कि 172 सीटों का चुनाव पूरा हो चुका है। कल सुबह कल सुबह 59 सीटों पर, 59 सीटों पर और चुनाव हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि जैसे ही 59 सीटों पर चुनाव हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ 172 ही सीटें और बच जाएंगी अगले 3 चरण के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। सब लोग आजकल किसी से भी बात कीजिए, कुछ समय पहले लोग पूछते थे सेहत कैसी है, कोरोना कितना है, कोरोना का कितने मरीज आए, लेकिन अब लोगों का ध्यान थोड़ा बढ़ चुका है। लोग पूछते हैं माहौल क्या है, क्या चल रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, सपा की कितनी सीटें आ रही हैं, भाजपा की कितनी सीटें आ रही हैं, कांग्रेस की कितनी आ रही हैं, बसपा की कितनी आ रही है। बस चर्चा यही। इस चर्चा के बीच में ताज न्यूज इस 5 कालिदास मार्ग को लेकर आया है, जिसमें हम लोगों का प्रयास यही रहेगा उन मुद्दों पे बात करें जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हो, उन मुद्दों पर बात करें जो कहीं ना कहीं सुर्खियां बनने से रह गई। आज हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं इंजीनियर दिवाकर शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक है। मैं उनका स्वागत करता हूं। दिवाकर जी, आपका स्वागत है। हमारे सादर प्रणाम भाई साहब। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी दिलीप यादव जी जुड़े हैं। काफी तेज तर्रार बोलने वाले हैं, काफी जानकारी रखते हैं। दिलीप जी, स्वागत है। सर धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में सहदेव जी हैं, सहदेव शर्मा जी हैं। आप जिला मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। तेज तर्रार छवि है, उठता हुआ एक ऐसा युवा चेहरा है, सोच है, वही भाजपा के नए चेहरे के रूप में उन्हें पहचाना और देखा जाता है, सराहा जाता है। सहदेव शर्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत तो मैं सबसे पहले इंजीनियर दिवाकर तिवारी जी से ही करना चाहूंगा। तिवारी जी, आप इस समय भूमिका में हैं एक राजनीतिक विश्लेषक में। क्या देखते हैं, 3 चरणों का चुनाव हो चुका है, 172 सीटों का चुनाव हो चुका है, कल 59 का हो जाएगा, फिर 172 सीटें पर कहीं ना कहीं हम इस समय बीच में बिल्कुल हैं। कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को, अभी तक जो चुनाव हुआ है? भाई साहब, चुनाव इस बार ऐतिहासिक है। इसलिए भी ऐतिहासिक है कि एक बड़ी आपदा के बाद भारत का एक बड़ा सूबा चुनाव में है। और बड़ी आपदा मैं इसलिए कहूँगा कि पिछले 2 वर्षों से जो कोविड की आपदा आई, उसने पूरे वैश्विक तंत्र को हिलाकर रखा। और वैश्विक तंत्र के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, अगर हम बात करें चीन के बाद, तो उसके होने की वजह से काफी बड़ा इफेक्ट हमारे जनमानस पे भी पड़ा। बहुत से हमारे बीच में लोग हैं, पैनल में भी हम लोगों ने आपस में देखा कि हमने अपने कई दोस्तों को खोया, हमने कई अपने परिजनों को खोया। और उसके बाद से देश में थोड़ा सा बदलाव आया। और उसके बाद जब हम चुनाव में आए हैं तो बहुत सारे परिदृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद भी ये चुनाव जितनी गंभीरता से पार्टियां लड़ रही हैं, तो वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की बड़ी भूमिका है। और लोकतंत्र इसी को स्वस्थ बोलते हैं कि चाहे कितनी भी आपदाएं आए, उसके बाद भी हम लोकतंत्र के जरिए जनता को कुछ राहत प्रदान कर पाए, जनता के लिए कुछ काम कर पाए, सरकारें हमारी इस भूमिका में रहें कि जनता की परेशानियों को दूर कर पाए। तो आज हमारा ये सूबा एक बड़े चुनाव से गुजर रहा है, चुनावी कैंपेन से गुजर रहा है। 4 चरण हमारे शायद पूरे हो चुके हैं और 5वां चरण के लिए हम प्रयासरत हैं। और अब तक जो देखने को आया है कि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकने की राजनीति पिछले चुनाव से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की परेशानियों के लिए, उत्तर प्रदेश की समस्याओं के लिए जितनी गंभीरता से बात होनी चाहिए,
वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटकाव के रास्ते पर आ जाता है। जैसे हम बात करें कि हमने पीछे देखा कि एक सरकार अखिलेश यादव की रही 2017 में, जिसके लिए 2017 से पहले 2012 से 17 तक, और उन्होंने एक विकास का पथ पकड़ा था। ऐसा हमने और कई साथियों ने महसूस भी किया कि उनके समय में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल काम अच्छे हुए। लेकिन वहीं वो अपनी पार्टी की जो एक छवि थी, जो एक दबंग छवि थी, कह लें कि एक तरीके से लोग कहते हैं, और विपक्ष हमला भी कर रहा है उनका, भारतीय जनता पार्टी हमला भी कर रही है कि गुंडों की पार्टी है। तो उस छवि से निकलने की वो कोशिश नहीं कर पाए, और 2017 में इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय मोदी जी का एक बड़ा चेहरा था। उसके बाद में भाजपा की इस संगठन की ताकत थी, जो एक नई ताकत 2014 के बाद डेवलप हुई, उसको हम सभी ने देखा, और हमने एक प्रचंड बहुमत से सरकार देखी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस सरकार के समय में भी एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत बड़ा काम उत्तर प्रदेश में हमने देखने को मिला। लेकिन अगर ये कोविड के 2 साल दे दिए जाएं, तो इस कोविड के 2 साल में भी बहुत ज्यादा सरकार जो अच्छे काम कर सकती थी उस पर ब्रेक लगा। तो आज की परिस्थिति में एक कोविड का काल है, जिससे जनता गंभीरता से जूझती हुई बाहर निकल के आई है, और कोशिश में है कि वो खड़ी हो पाए। सरकारें भी इस कोशिश में हैं कि जनता के लिए कुछ कर पाए, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का जो प्रलाप है वो असल मुद्दों से कहीं थोड़ा सा गायब दिखता है। जैसे हम बात करें कि जिस तरीके से इस समय हम देख रहे हैं कि गर्मी सर्दी की बातें हो रही हैं, और कहीं झूठ फरेब की बातें हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही हैं, आतंक की बातें हो रही हैं, ये सारे गंभीर विषय हैं। लेकिन अभी भी जनता को जो चाहिए, जनता को अपने रोजगार के मुद्दे पे बात करनी है, जनता को अपने शिक्षा एजुकेशन पे बात करनी है, जनता को अपने स्वास्थ्य पे बात करनी है। आगरा की बात करें तो आगरा में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे काम भी हुए हैं पिछली सरकारों में, लेकिन फिर भी अभी आगरा के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर गंभीरता से बात होनी है। तो स्थानीय मुद्दों से ना हटकर हम जो चुनाव को हिंदू मुस्लिम और बाकी चीजों पर ले जाते हैं, वो एक बड़ी समस्या है कि पिछले 2 हम कार्यकाल देख चुके हैं सरकारों के, कि गंभीरता से जो बात होनी चाहिए वो कहीं पिछड़ती है। तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एकजुट होके जो अपने मंतव्य हैं जनता के जो भले के लिए, शिक्षा है, रोजगार है, सड़कें हैं, पानी है, गरीब आवास हैं, इन पर कहीं ना कहीं एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। और ऐसा मेरा मानना है। जहां तक चुनाव की बात है, सब पार्टियां अपनी अपनी दावा कर रही हैं कि वो 300 प्लस जा चुके हैं, 200 प्लस जा चुके हैं, और अभी से ही उनको चुनाव जरूर 200-250 पे हुआ, लेकिन वो उनकी बातें 300 प्लस तक जा रही हैं। जनता साइलेंट है, ये एक बड़ा इस बार गंभीर बात है, विषय है। पत्रकार बंधु भी हमारे फील्ड में बहुत पसीना बहा रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जनता चुप है, उतना खुलकर नहीं बोलती है जितने पिछले चुनाव में बोलती आई है। तो ये जो चुप्पी है वो बड़ी गंभीर है, और चुप्पी क्यों है वो भी समझ में नहीं आता, कि कोई अब ऐसा बहका माहौल नहीं है, जैसा कि योगी जी दावा करते हैं कि भयमुक्त वातावरण है, उसके बाद भी अगर जनता चुप है तो ये सोचनीय विषय है। तो मैं चाहूंगा कि यह डिबेट को आगे बढ़ाया जाए इन मुद्दों से। चलिए, मैं दिवाकर जी आपके पास फिर आता हूँ। आपने कहा कि जनता चुप है। जनता का चुप होना बड़ा खतरनाक होता है, पता नहीं कहाँ किस तरफ हो जाए। मैं पहले सहदेव जी की तरफ चलूंगा, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के हैं तो जाहिर है उन्हें वरीयता देनी चाहिए। उनकी बात के बाद फिर मैं दिलीप जी के पास जाऊंगा, दिलीप यादव जी के पास। मैं सहदेव जी से ये पूछना चाहूंगा। सहदेव जी, चुनाव 3 चरणों का हो गया, खासतौर से आगरा का पहले ही चरण में। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है आपकी पार्टी की? अभी हम लोगों ने 3 चरण का चुनाव देखा। पहले चरण में आगरा लगता है, आगरा के बाद जब तीसरा चरण पहुंचा तो पहुंचते पहुंचते हम लोग करेल पहुंच गए। मैं तो केवल इन बातों में आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 3 चरणों के चुनाव में अगर आप देखेंगे, अगर किसी समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो आप मुख्यमंत्री चेहरे हो, उस चेहरे को करेल में जिसने 403 सीटों में अपने आप खुद सीट छाटी, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो चाहते तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से लड़ सकते थे, उन्होंने अपनी मर्जी से करेल की सीट छाटी, और उस करेल की सीट पर जाने के लिए उनके परिवार के एक एक बच्चे से लेके उस बुजुर्ग तक पैर छूने पड़ गए, जहां उनके लाले पड़ गए सीट के। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा की कितनी बड़ी लहर है। ये अखिलेश जी दावा करते हैं 100 सीटें हम लोग जीत चुके हैं, 150 जीत चुके। मैं तो कहता हूं केवल आप करेल जीत जाइए, यही आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है।
मैं सहदेव जी आपसे ये पूछना चाहूंगा, योगी जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? गोरखपुर से लड़ रहे हैं। जिस दिन पर्चा दाखिल किया अभी तक गोरखपुर नहीं गए लौट के। वो केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो पर्चा दाखिल करने के बाद कहते हैं केवल प्रमाण पत्र लेने आऊंगा, लेकिन 6 दिन बाद पहुंचे। उस करेल में 3 लगातार रैलियां की। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनका सभी लोग सम्मान करते हैं, हम लोग भी सम्मान करते हैं, उन बुजुर्ग पिताजी को जिनको मंच से इन्होंने हटा दिया था, उनका आज आशीर्वाद लेने की आवश्यकता पड़ गई और मंच पर पैर छूकर ये जनता को दिखाना चाहते थे कि पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मैं तो केवल आपको बताना चाहता हूं कि अगर अगर इतनी ही आपका प्रचंड बहुमत था, अगर आपकी लहर थी, तो आपको करेल में आपके पूरे परिवार सांसद तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, आदरणीय डिम्पल जी, सब लोगों को पैर छूने की नौबत आई। तो आप अखिलेश जी मुख्यमंत्री के चेहरे हो, आपके पूरे परिवार को रोड पर उतरना पड़ा। बड़ा दुर्भाग्य है इसके। सहदेव जी एक सवाल, छोटा सा सवाल पूछूंगा। क्या जी मुलायम जी। सिंह के आ जाने से आप लोगों को भय लग रहा है कि आप हार जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, क्या मुलायम सिंह आपत्ति जी है? तो अखिलेश का नाम भी नहीं लेना चाहते। मैं आपको बता दूं, मुलायम सिंह जी ने मंच पर खड़े होकर अखिलेश का नाम लेना पसंद ही नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं इस परिवार में फूट डालने का कारण केवल अखिलेश यादव थे। आपने देखा होगा कि बगल में एक व्यक्ति खड़े हुए थे, वो उनको बार बार ये बता रहे थे अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो ये कहने आए थे हमारी पार्टी का कोई जो लड़ रहा है उसको आप वोट डालिए। वो तो नाम भी नहीं लेना चाहते। तो हमें मालूम है कि हमेशा मुलायम सिंह जी एक सच के साथ खड़े रहे। आपने लोकसभा में भी देखा होगा, जब लोकसभा का अंत होने वाला था तो उन्होंने आदरणीय देश के प्रधानमंत्री से कहा था कि मैं चाहता हूं आप लौट कर दोबारा आए, सभी सांसद लौट कर आए, तो हम लोगों की सरकार बनी। आज भी उनका आशीर्वाद अगर किसी के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक बात है सहदेव जी, मुलायम जी। सिंह जी से आप भले ही भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी से बड़े प्रभावित हैं। उन्होंने चुनाव दूसरी तरफ कर दिया, आपको आशीर्वाद दे दिया, काफी कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं ये मुलायम सिंह पूछना चाहते हैं चाहता हूँ, मुलायम सिंह जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उन्हें मालूम है उत्तर प्रदेश को अगर कोई चला सकता है तो आदरणीय योगी जी चला सकते हैं। उन्हें यह मालूम है कि अगर गुंडागर्दी, डकैती, जमीन घेरना, अगर महिलाओं की सुरक्षा का कोई मामला है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अखिलेश यादव ये सारे काम नहीं कर सकते। उनको ये मालूम, वो मन से चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। दिलीप यादव जी, जी ये सर। तो सहदेव जी तो बता रहे हैं कि आप मुलायम सिंह जी ने इनको आशीर्वाद दे दिया, वो नाम भी नहीं ले पाए और इन्हें बड़ी आपत्ति है अगर यादव परिवार चुनाव प्रचार कर रहा है। तो ये कैसे, मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं? आप मुलायम सिंह जी को क्यों ले आए आप? मैं सहदेव भाई से कहना चाहूंगा कि सहदेव भाई, जनता के मुद्दों की बात करते, क्योंकि इस समय पवन भाई ने जो दिया है इसका थोड़ा पॉजिटिव उपयोग किया जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हुए थे वो संसदीय क्षेत्र उनका है, और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो हो सकता है कि कहीं जब शायद हम और आप उस उम्र में पहुंचे, तो जो वो मंच पे चढ़ के पहुंचे हैं, शायद हम में से कोई उस अवस्था में जब पहुंचेगा तो शायद हम मंच पे पहुंचने की स्थिति भी होगी कि नहीं होगी, ये कहा नहीं जा सकता। अगर किसी बुजुर्ग के प्रति आपको सम्मान है तो बुजुर्ग का सम्मान करिए। और वो एक अपने पुत्र के लिए उन्होंने वहां नहीं गए थे, वो एक पार्टी के संरक्षक हैं, उस पार्टी को उन्होंने बनाया है, और वो वर्तमान उस मैनपुरी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। और आपको भाई मैं एक बात और बताऊं, ये तो चुनाव की बात है, नेताजी की अटेंडेंस आप अगर संसद में निकालेंगे तो मैं समझता हूं कि अगर टॉप 10 सांसदों की लिस्ट अगर बनाएंगे तो इस अवस्था में भी नेताजी संसद को भी कंटिन्यू अटेंड करते हैं। आज तो चुनाव चल रहा है, और चुनाव में इतना बड़ा नेता क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां चुनाव की आज सभा हो रही है उनके पुत्र खड़े हैं या कोई भी व्यक्ति खड़ा है समाजवादी पार्टी से, तो उनके जाने को आप मुद्दा बना रहे हैं, इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं और आपके सीनियर लीडर चर्चा कर रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है भाई कि अगर आप इस जगह समय न वेस्ट करके आप चर्चा का उपयोग आज इस प्लेटफॉर्म का भी। मैं आदरणीय यादव जी का जवाब देना चाहता हूँ। आदरणीय यादव जी का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं बात अपनी पूरी कर लूं। मैं दोनों से निवेदन करना चाह रहा हूँ। आप दोनों पहली बार मेरी डिबेट में आए हैं, हम लोग कोई जी लड़ाई जी झगड़ा नहीं, आपको नहीं नहीं सबको नहीं नहीं बराबर नहीं। से टाइम मिलेगा, सबको बराबर से टाइम मिलेगा, निश्चित रहे, बात पूरी हो जाने दीजिए। दिवाकर जी ने अपनी पूरी बात रखी, सहदेव जी ने पूरी बात रखी,
और अभी दिलीप जी लिख रहे हैं, और वो आप सवाल पूछना चाहते हैं ना, वो मैं और टेढ़े टेढ़े सवाल इनसे पूछूंगा, अभी आपसे भी पूछूंगा और दिलीप यादव जी से भी पूछूंगा। जी दिलीप जी, आप कंटिन्यू करिए अपनी बात। अभी जी आगे जी, तो मेरा कहना था, क्योंकि ये एक अवसर है, हम जो आज चुनाव के पर्व में है, ये लोकतंत्र के अवसर, लोकतंत्र का एक उत्सव है। इसमें पॉजिटिवली कुछ मुद्दे हमें सत्ता पक्ष से पूछने चाहिए, और सत्ता पक्ष को भी ये बताना चाहिए कि 5 साल उनको शासन करने को मिला है, तो उन्होंने क्या किया है। तो वो ना बता करके अगर आप ये बता रहे हैं कि वो किस किस को इकट्ठा कर रहे हैं, ये एक मैं समझ रहा हूँ कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। पब्लिक को आपने क्या डिलीवर किया है, उस पे अगर आप चर्चा करें, अपनी डिबेट को उधर ले जाएं। नॉट ओनली कि ये जो आज हमारा मंच है इस पे भी, और जो भी हम लोग आज ये कन्वेंशन जितना चल रहा है उस पर भी हम पॉजिटिव रहें और उन मुद्दों की बात करें। हम आपसे पॉजिटिव सवाल पूछ रहे हैं, हम आपसे बेरोजगारी पे सवाल उठा रहे हैं, हम आपसे आवारा जो पशु हैं उनकी सवाल उठा रहे हैं, हम जो बेरोजगार जो पेपर लीक हो रहे हैं हम उसके सवाल उठा रहे हैं। आप उस पर बात करिए और उस पर जवाब दीजिए। बाकी कौन कहाँ प्रचार कर रहा है, अपनी पार्टी का हक है उनको। उनका अगर स्वास्थ्य और अच्छा मैं कह रहा हूं अगर रहे तो उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में वो जाएंगे, तो वो आपको उस पर क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए। दिलीप जी, जी मैं सर। ये तो आपकी बात ठीक है कि बेरोजगारी पे बात करिए, जानवर पे बात कीजिए, लेकिन एक बहुत बड़ी बात अभी सहदेव जी ने कही है आपसे, उसका बताइए क्या है। आपकी तो पार्टी गुंडों की है, ऐसा सहदेव जी का कहना है। नहीं नहीं, सहदेव जी का कहना उनका अपनी जगह है, लेकिन आप ये बताइए कि मैं कोई संस्था नहीं हूं, कोई भी व्यक्ति हम में से कोई संस्था नहीं है। अगर हम में से किसी को ये निकालना है कि किस प्रदेश में जो आपराधिक आंकड़े हैं उनकी अगर कोई भी संस्था है तो एनसीआरबी है। एनसीआरबी में अभी आप गूगल करिए, मैं अभी लैपटॉप पे अगर कहें तो आपको शेयर करके भेज देता हूं। एनसीआरबी का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, अगर 2017 का जो आंकड़ा था उससे आपके आंकड़े कहां खड़े हो रहे हैं। तो हम और आप डिबेट कर सकते हैं, मैं अपना पक्ष रखूंगा, आप अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन एक एम्पायर की बात तो हमें माननी पड़ेगी। और एम्पायर भी हमारा नहीं है, वो केंद्र सरकार का एम्पायर है। वो एम्पायर ये कह रहा है कि 2017 के बाद यहाँ आपराधिक मामले बढ़े हैं, और उसमें कई घटनाएं हमारे आसपास के हमारे मंडल के बीच में हुई है, हमारे शहर के बीच में हुई है, जहां एक वाल्मीकि बच्चे को पीट पीट के पुलिस मार देती है, एक वाल्मीकि बच्ची को हाथरस में उसको मिट्टी का तेल डाल के जला देती है। तो ये तो देखो हमारा, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, उन बातों को हाईलाइट करेंगे, लेकिन एनसीआरबी के डाटा को आप मानिए, ये भारत सरकार का डाटा है। क्राइम की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरे भारत में बहुत बदतर हुई है जब से योगी साहब की ये जो ठोको नीति आई है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप एनसीआरबी को अपनी केंद्र सरकार के डाटा को मानिए और उसके चलिए, अनुसार। मैं सहदेव जी के पास जाता हूँ। सहदेव जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सहदेव जी मैं आपसे एक बात मैं भी पूछना चाहूंगा। ये बात करिए कि एनसीआर जो आंकड़ा है जो सरकार का आया, केंद्र सरकार जो आंकड़े जारी करती है अपराधों के मामले में, वो कम से कम 1.5 गुना उसमें बढ़त दिखाई है। और आप कहते हैं कि अपराध मुक्त हो गया है, यहाँ से सब अपराधी चले गए। इससे पहले आप जवाब दें, मैं आपको बताऊं, हमारे साथ एक अतिथि दिल्ली से रविंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, मैं धन्यवाद अभी आऊंगा, जरा सहदेव जी से जवाब ले जी। लूं। आप बताइए सहदेव जी, दिलीप जी ने तो आपके ऊपर, आपकी पार्टी के चलिए ऊपर सर, काफी आरोप मैं लगाए। मैं मैं आपको अपराध का बता देता हूं सर। अब ये दो अंतर देखिएगा आप। आदरणीय यादव जी ने कहा कि जो आंकड़े हैं उस आंकड़े में 1.5 गुना अपराध बढ़ा। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं कि जो अब समाजवादी पार्टी की सरकार में जो अपराध करते थे, अपराध तो करते ही थे, साथ में मुकदमा भी नहीं लिखने दिया जाता था, उनको थाने तक नहीं जाने दिया जाता था। और गलती से थाने चले गए तो इनकी जो उत्तर प्रदेश में सरकार थी वो मुकदमा नहीं लिखने देती थी। पहली बार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के बाद आपका मुकदमा भी लिखा जाता है, और 24 घंटे के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटी होगी तो आप देखिएगा 24 घंटे के अंदर वो सारे मुकदमे खुले। जिस पुलिस की बात ये आज कर रहे हैं, जिसको अभी मैंने आदरणीय अखिलेश जी को सुना था, उन्होंने कहा 100 नंबर का डायल था, 100 नंबर पर पुलिस काम नहीं करती थी, वो काम करती थी 112 पे कबाड़ा हो गई। मैं आपको बता दूं, जिस दिन से पुलिस उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में काम किया, उस दिन से पुलिस का सम्मान बढ़ गया, और पुलिस को इज्जत देने का काम अगर किसी ने दिलवाया तो योगी जी ने दिलवाया। अपराधियों को जेल भेजना और अपराधियों को उनकी असल जगह पहुंचाना, अगर इसमें कोई गलती नहीं है। एक ठोको नीति जितनी ये बात करते हैं, अगर अपराधी से अगर किसी समाज का नुकसान होता है तो उसमें ठोको नीति में मुझे कोई। चलिए, मैं सहदेव जी की आवाज आनी अचानक से बंद हो गई है।
पता नहीं क्या तकनीकी उसमें गड़बड़ है, अभी जब तक स्टूडियो वाले देखेंगे। मैं सहदेव जी आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? चलिए, सहदेव जी की आवाज अभी जब तक हो गई है। रविंद्र जी, आप दिल्ली से जुड़े हैं, दिल्ली से क्या जी। माहौल है इस समय? कैसे देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश को, पंजाब को कैसे देख रहे हैं मतदाता के हिसाब से? जैसे कि आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, मूल मुद्दे कहीं ना कहीं खो गए। वही बात हो रही है कि यहाँ इस जाति की बात है, यहाँ इस जाति की बात है। सबसे तो पहले आप मैं इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ताज न्यूज को, और खासकर पवन सिंह जी को, कि जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया और दिल्ली के किसी एक आम आदमी की राय जानने की कोशिश की। मेरा 5 राज्यों में चुनाव है। सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। दिल्ली का एक निवासी जो इस चुनाव को देखता है, वो ये देख के चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद शायद पंजाब एक ऐसा राज्य है कि जो चर्चा में है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो इसकी इर्द गिर्द घूमती है। उसका कारण ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण बहुत बड़ा 20 करोड़ की आबादी का ये प्रदेश है और 85 लोकसभा की सीटें इसमें आती हैं। लेकिन ये चुनाव जो इस वक्त यूपी में हो रहे हैं, उसमें जो राजनीतिक पार्टियों के एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रतिरोप किए जा रहे हैं, उसका स्तर बहुत नीचे हो गया है। उसका स्तर हम लोग देख रहे हैं कि अब नेता चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो और कितना भी ऊंचा हो, लेकिन उसका बोलने का जो स्तर है, चाहे हम इसमें बुलडोजर बाबा को लें, चाहे अखिलेश यादव को लें, चाहे अपने इवन प्रधानमंत्री जी को भी लें, लेकिन जितनी भी राजनीतिक सभाएं हो रही हैं, उसके ऊपर जो आरोप प्रतिरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनकी भाषा इतनी अभद्र हो चुकी है और इतना खराब हो चुकी है कि उसको देख के लगता है कि ये चुनाव ठीक नहीं है। ये चीजें ठीक नहीं। चुनाव होना एक अलग बात है, लेकिन राजनीति में इस तरीके के आरोप प्रतिरोप लगने जो है वो इतने नीचे स्तर पे वो ठीक नहीं है। और सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है जो हम लोगों को देखना है कोविड महामारी के बाद, वो है विकास का। विकास के लिए हर आदमी, हर पार्टीज अपने अपने वायदे कर रही है, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से बोल रही है, चाहे वो इस 5 साल चली हुई योगी जी की सरकार हो, चाहे वो इससे पहले की अखिलेश जी की सरकार हो। बहुत से कार्यक्रम, बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं योगी जी के कार्यकाल में। बहुत सी योजनाएं ऐसी थी जो आपके अखिलेश ने स्टार्ट की थी, अखिलेश यादव जी ने, और उनको आगे बढ़ाने का काम योगी जी ने किया है। लेकिन कुल मिला के अभी कोई एक ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नेतृत्व सामने नहीं आ रहा कि सिर्फ सिवाय बीजेपी के, कि जो ये हम कह सकें कि एक सशक्त और एक अच्छी सरकार जो है वो एक इतने बड़े राज्य में दे सकता है। गलतियां इनसे भी बहुत हुई हैं, गलतियां योगी सरकार से भी बहुत हुई हैं, रविंदर और जी, लेकिन मैं गलतियों को इनको सुधारना चाहिए आने वाले समय में। लेकिन क्या है कि जो रविंदर जी, मैं एक आता हूँ दूसरे दौर में आपके पास। जी हमारे जी साथ सहदेव जी जुड़ गए हैं। आपकी आवाज बीच जी में गायब हो गई, तो आप कुछ कह रहे थे, कुछ पता नहीं सर, बचाओ चल कह हाँ दीजिए। मैंने सर, मैं बता देता हूँ। मैं क्राइम के ऊपर आदरणीय यादव जी मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं केवल इतना बता दूं कि क्राइम जब हम लोगों के जो आंकड़े आए, उसमें आज उत्तर प्रदेश की जनता को इतना अपना मन है कि वो थाने जाके मुकदमा लिखा सकते हैं। और पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में तो इनको पीटा भी जाता था, मुकदमा भी नहीं लिखाया जाता था, जिसके आंकड़े को ये पेश करते हैं कि हमारे यहाँ गुंडागर्दी थी नहीं। उस गुंडागर्दी की वजह से तो हम लोग आए थे। जब वो गुंडागर्दी से लोग इतने परेशान थे, भय था, और उनकी जमीनों पर कब्जे होते थे, उनके साथ मारपीट होती थी, डकैती होती थी, मर्डर होते थे, उसके खिलाफ इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। हम लोगों ने इनसे कहा अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुकदमा लिखाइए, और विश्वास मानिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मुकदमा लिखाया गया तो 24 घंटे के अंदर उसका निर्णय हुआ। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। ये कानून व्यवस्था ऐसी बन गई कि आपके मुकदमे पर तत्काल काम होता है और जनता संतुष्ट है इस कानून व्यवस्था से। सहदेव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये ठोको नीति क्या है?
ठोको नीति नहीं सर, मैं फिर बता दूं आपको। इस ठोको नीति के अंतर्गत ये ध्यान रखिएगा, वो किसी भी समाज का गुंडा जो एक समाज को खत्म करता है, प्रदेश को खत्म करता है और देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करता है, अगर उस व्यक्ति के जाने से उस समाज में सुधार हो सकता है, उस प्रदेश का भला हो सकता है, तो ठीक ठोको नीति के तहत चला जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पवन जी, मैं थोड़ा इसमें मैं जरा दिलीप यादव जी से बात करते हैं आपकी बात। जी 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 दिलीप जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक हमने एक प्रक्रिया देखी है कि कोई अपराधी होता है, उसको उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, उसके बाद उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद जज साहब उसको देखते हैं, अदालतें देखती हैं ये दोषी है या नहीं है। लेकिन इधर हम ये देख रहे हैं जैसा ये बता रहे हैं कि अपराधी को मतलब कोई जरूरत ही नहीं है, सो अपने विवेक से दरोगा जी चाहे तो कहीं भी ठोक दें, चाहे पैर में ठोके चाहे दिमाग में ठोके। तो न्यायालयों की क्या अब जरूरत या आवश्यकता रह गई है उत्तर प्रदेश में, या सब ये ठीक? सर, मैं बड़े गंभीरता से इस बात को रखना चाहता हूँ। सरकारें आएंगी जाएंगी, आज आप सत्ता में, कल को कोई और आएगा, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी चिंता आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे छोड़ के जा रहा हूं कि अगर योगी जी वापस आते हैं तो ये जो मॉडल उन्होंने यहां पेश किया है, जिसमें ऑन द स्पॉट उन्होंने निर्णय, जो भी व्यक्ति उनकी नजर में जो दोषी उन्हें लगा, उसका ऑन द स्पॉट जो उन्होंने उसका निर्णय करना शुरू किया है, अगर योगी जी वापस आते हैं तो आप इस मॉडल की कॉपी अगर होना इस देश में शुरू हो गई, आपके नियरेस्ट, आपकी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री को लगा कि अगर मैं ये नीति अपनाता हूं जिस पर जनता मोहर लगा रही है, तो आप एक गंभीर प्रश्न का यहां जन्म हो रहा है। अब ये जितनी अदालतें हैं वो अब उनका कोई काम मुझे आगे दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो भी जिस पुलिस वाले को या जिस अधिकारी को बड़े को ये लगेगा कि ये व्यक्ति दोषी है, तो उसका ना ट्रायल होगा, ना उसकी कोई अदालत के सामने उसकी पेशी की जाएगी, और आप उसको ऑन द स्पॉट वहीं अपना काम, उसकी गाड़ी पलट देंगे। मैं एक बड़ा प्रश्न उठा रहा हूं, जो अगर भविष्य में ये परिपाटी चल बैठी तो ये जो पुस्तकें लिखी गई हैं संविधान की, फिर इनका क्या होगा? इनकी कोई आवश्यकता रह जाएगी? मेरा बहुत गंभीर प्रश्न है। सरकार बीजेपी की आए, सपा की आए या किसी की भी आए, लेकिन अगर सभी लोग इस तरीके से चल बैठे तो ये लोकतंत्र का, ये संविधान का आखिर होगा क्या? चलिए दिलीप जी, इस बारे में मैं दिवाकर जी से चर्चा करता हूँ। एक बड़ा अच्छा विषय, एक घूमते फिरते एक ऐसा पॉइंट आ गया है जिसपे व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। दिवाकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम लोग बचपन से फिल्में देखते चले आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता था कि अचानक अमिताभ बच्चन किसी छत से कूदते हैं नीचे और 10-12 गुंडे होते हैं, उनमें से किसी एक को घूसा मारते हैं और वो दर्शकों की तालियां बजती है और बड़ा ही अच्छा लगता है। और लगभग इसी प्रकार की चीजें ये हो गई है, कोई अपराधी पकड़ा जाता है, सुबह अखबार में आता है कि मुठभेड़ में घायल हो गया, और घायल भी ऐसा होता है कि उसके एक ही जगह पैर में गोली लगती है। अब ये निर्धारित तो पुलिस कर लेती है या उसका कह दिया जाता है कि आपराधिक रिकॉर्ड है। अगर देखा जाए तो आगरा में जो अभी चुनाव हुए 9 सीटों पर, अगर हम उसमें देखें तो कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे काफी है, तो उससे वो अपराधी तो नहीं हो जाते जब तक कि न्यायालय सिद्ध ना करते कि ये अपराधी है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो हीरोइज्म पैदा हो रहा है, या जो इस तरह की जो एक अचानक से ये होता है कि न्यायालय तो पता नहीं कब फैसला करेगा, कहाँ तक उचित है? आप क्या समझते हैं दिवाकर? दिलीप जी ने एक बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया है कि जो ठोको नीति है वो अच्छी है कि नहीं है। मैं दिलीप जी से सादर कहना चाहता हूं कि हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा आतंकवाद से जनता जूझ रही है, सदियों से जूझ रही है, 10, 20, 30 दशक हो चुके हैं। इधर साथ ही हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी एक आतंकवाद का हमने एक बड़ा एरा देखा और कहीं ना कहीं पुलिस को सख्त होना पड़ा और तब हम वहां से आतंकवाद खत्म कर पाए। ऐसा ही प्रदेश हमने मिजोरम में, नागालैंड और असम में भी देखा कि जहां सुरक्षा बलों को कुछ सख्त रुख अपनाना पड़ा। आप जितनी चिंता इस प्रश्न पे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गंभीरता जो आपकी है वो गंभीरता राजनीतिक ज्यादा है दिलीप भाई। आपको लग रहा है कि एक मुद्दा है और इस मुद्दे को कहीं इस चुनाव में कैश कराया जा सकता है। हम शायद भूल रहे हैं कि अभी गुजरात में एक बम ब्लास्ट में
आतंकियों को 38 आतंकियों को सजा सुनाई गई है, जिनको आतंकी माना है। ये ट्रायल के थ्रू हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल के थ्रू हुआ, 38 लोगों को फांसी दी गई। लेकिन वहीं हमने पिछली सरकारों में देखा कि जो तयशुदा पुलिस के द्वारा नाम थे कि भाई ये लोग अपराध में लिप्त हैं और उनके लिए कुछ ट्रायल चल रहा था, मुकदमे भी हुए थे, और उन लोगों के मुकदमे वापस लेने का काम सपा सरकार में हुआ। तो हमें ऐसी भी नीति नहीं अपनानी चाहिए कि अपराधी एकदम से छूट जाए और फिर उसके बाद में नारे लगाते हुए ये कहे कि हाँ भाई ये सरकार हमारी अच्छी है, हम चाहे कितने भी अपराध करें और हम बरी हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं कि पुलिस का ट्रायल नहीं हो, मुकदमे ना हो और पुलिस ऑन द स्पॉट फैसला करे, पर जहां पर ये निश्चित है कि ये अपराध हुआ है और उसको जनता भी जान रही है, लोग भी जान रहे हैं, और अगर कोई दुर्घटना बस ऐसी चीजें होती हैं कि वहां पे अगर पुलिस को कहीं शॉर्ट करना पड़े तो वो भी कहीं जस्टिफाइड होता है। जनता भी चाहती है कि जो अपराधी घोषित है उसको तुरंत के तुरंत न्याय मिले। तो उसी ठोको-नीति को शायद कहीं योगी जी बढ़ा रहे हैं, और हमने देखा कि बहुत सारे अपराधी जो घोषित अपराधी थे, जो पिछली सरकारों में कहीं संरक्षण प्राप्त थे और अपने सिंडिकेट चला रहे थे, ऐसे लोगों को शायद उनकी जो नियति थी वहां तक पहुंचाया पुलिस ने। तो सर्वथा ये नीति नहीं हो सकती, लेकिन कुछ केसेज में हमने ये देखा है कि पुलिस ने एक अच्छा काम किया है और पुलिस को वहां सराहना भी मिलनी चाहिए। मानवाधिकार के नाम पर कब तक हम आतंकियों को छोड़ते रहेंगे? मानवाधिकार के नाम पर हम कब तक लोगों को बचाते रहेंगे, अपराधियों को बचाते रहेंगे? उत्तर प्रदेश को आज रोजगार की जरूरत है, इंडस्ट्री की जरूरत है, अच्छे इंस्टीट्यूशनल की जरूरत है, और हमने देखा है कि जगह जगह कस्बे कस्बे में माफिया मौजूद हैं जो केवल रंगदारी ही मांगते हैं। रंगदारी को आप छोटा अपराध नहीं कह सकते। कोई जाति के नाम पर रंगदारी मांगे, कोई पार्टी के नाम पर रंगदारी मांगे, तो ये सर्वथा उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें भय का वातावरण बनाना पड़ेगा, पुलिस सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, और सरकारों को कुछ नीतिगत फैसले भी मजबूती से लेने होंगे। तभी हम अपराध मुक्त वातावरण दे पाएंगे और यहाँ पे उद्योग लग पाएंगे, इंस्टीट्यूशन आ पाएंगे। अभी हमने देखा पिछली सरकार में नोएडा में सीईओ की हत्या कर दी गई, और जो हत्या करने वाले लोग थे वहां पास की ही जाति के दबंग लोग थे। मैं और दिलीप भाई, एक परिचय हमारा ये भी है कि हम दोनों एक ही क्लास में बचपन में पढ़े हैं और एक लंबे समय तक हम लोग सहपाठी रहे हैं, और आज राजनीति में एक दूसरे के सामने भी हैं। तो अपने शिकोबाग का भी आपने उदाहरण देखा होगा, आप भी शिकोबाग से बिलोंग करते हैं, मैं भी करता हूं, कि वहां भी इस समय उद्योग बहुत अच्छे थे। मक्खनपुर में उद्योग बहुत अच्छे थे, फिरोजाबाद में उद्योग बहुत अच्छे थे, लेकिन वहां से पलायन करना पड़ा लोगों को। एक बड़ी बजाज की इंडस्ट्री बंद हो गई क्योंकि वो रंगदारी नहीं दे पा रहे थे। तो कहीं ऐसा माहौल भी नहीं मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश में कि भयमुक्त ना हो और हमारे पास जो विदेश से पैसा आ सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या अपराधी के भय से हमारे यहाँ उद्योग नहीं लगे और हमारी जनता को दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करनी पड़े, तो ये भी उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिलीप भाई, इसमें हमको एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी सरकारों को कि भयमुक्त भी रहे और किसी के साथ पुलिस ज्यादती भी ना कर पाए। चलिए दिवाकर जी, मैं इससे पहले कि सहदेव जी के पास जाऊं, मैं रविंदर जी से भी बात करूंगा, लेकिन मुझे एक चीज समझ में जरा थोड़ी सी नहीं आ रही है। अगर हम रंगदारी और इस सब की बात करें, केवल इसी की वजह से अगर उद्योग जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि मुंबई जो आर्थिक राजनीति है, वहां के अलावा तो उससे ज्यादा तो रंगदारी कहीं होती नहीं है। लेकिन ये विचार है, अभी आते रहेंगे। सहदेव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उससे पहले मैं रविंदर जी के पास जाऊंगा। दर्शकों को मैं बता दूं कि रविंदर की जो पृष्ठभूमि है, जो इनका परिवार है, वो दिल्ली हाईकोर्ट बार बेंच से इनके बड़े भाई जुड़े हुए सचिव रहे, सेक्रेटरी रहे हैं, और काफी बड़े नामी वकीलों में शुमार किए जाते हैं। परिवार में काफी लोग वकालत से जुड़े हैं। रविंदर जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं इसको सरकारों से जोड़ के नहीं देख रहा हूँ। क्या जमात या जो जादूगर जैसे खड़ा होता है, वो कह देता है कि इस हाथ में मेरे कबूतर है या इस हाथ में मेरे कबूतर है, उसके कह देने भर से और लोगों के ताली बजा देने से वो जो एक कबूतर होता नहीं है वो भी हो जाता है। जबकि हमारा कानून इस बिना पे टिका हुआ है कि 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना मिले। उसमें आप क्या समझते हैं कि यदि ऐसे डिसीजन होते हैं, चाहे कुछ भी हो, ये वही देश है जिसमें हमने देखा है कि जो मुंबई हमला हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी टेरर आतंकवादी पकड़ा गया था जिंदा, उसके ऊपर भी एक मुकदमा चला था, लंबे समय चला था, पूरी सुविधाएं उसको दी गई थी। तो क्या इस उसमें इसको राजनीतिक मुद्दे से नहीं देखना चाहिए? एक ये विचार है बुद्धिजीवियों का विचार है। सरकारें आएंगी जाएंगी,
लेकिन क्या, और एनकाउंटर भी होते रहे हैं, हमने देखा है कि एनकाउंटर शुरू से होते आए हैं, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते थे, चाहे वो मुंबई हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, होते रहे। लेकिन इसके खिलाफ मानने वाले जो लोग होते हैं वो भी जुड़े रहते हैं। मैं इससे पहले कि सहदेव जी पे जाऊं, आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या दोष तो निर्धारण करना अदालतों को चाहिए, या किसी भी व्यक्ति का काम है जो कर ले, तो फिर तो अदालतें बंद होनी चाहिए। देखिए, इस बारे में मैं सिर्फ अपनी राय ये देना चाहूंगा कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, सर्वधर्म समभाव, इसमें सभी धर्मों के लोग एक समान भावना के साथ रहते हैं, और यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी क्राइम करके अगर कोई आदमी को शूट एट साइट या कोई भी उसको दंड जो है वो बिना किसी अदालती उससे दिया जाता है, तो वो गलत है। मैं मानता हूं कि हमारी न्यायालय की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है और उसमें बहुत समय लगता है, विलंब होता है, लेकिन ये जो ठोकों की जो राजनीति है, ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को जो है वो मतलब कमजोर करती है। ठोकों की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि रोकों की होनी चाहिए कि इस चीज को हमें रोकना है। बहुत और अगर अच्छी हम इस बात। चीज को रोकेंगे और उसको एक न्यायालय की उसके अनुसार जो है उसकी कार्रवाई को करेंगे, तो उसमें देरी हो सकती है, लेकिन इसमें हम ये लगेगा कि कोई नाजायज जो है वो भी, उसका भी जो है वो, उसके साथ भी कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, और हमारे को जो न्याय है वो भी एक परम्परागत तरीके से जो है वो मिल रहा है। तो मेरा अपना ये मानना है कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की हो, किसी भी तरह का कोई केस हो, वो एक न्यायालय के जो है वो तर्कसंगत की तरीके से जो है वो उसका फैसला होना चाहिए। उसका फैसला जो है वो ऑन द स्पॉट रोड पे नहीं होना चाहिए या पुलिस स्टेशन में नहीं होना चाहिए। उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके और उसको प्रॉपर तरीके से जो है उसका फैसला होना चाहिए। मेरी अपनी राय है। रविंदर जी, आपने एक बहुत अच्छा वाक्य किया है, जो मेरे ख्याल से हमारा जो ये कार्यक्रम ग्लोबली देखा जाता है, उपलब्ध है जहां जहां पर भी इस चीज को देखा जा सकता होगा। और वैसे भी ये पब्लिक डोमेन में ये बात बहुत महत्वपूर्ण आई है, कम से कम मैंने पहली बार सुनी है कि ठोको नहीं होना चाहिए, रोको नीति होनी रोको चाहिए। होना बहुत एक अच्छी चाहिए जी। बात है। सहदेव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और आपको सर फिर ये मैं कहूंगा कि हमारे कार्यक्रम में सबको बराबर से मौका दिया जाता है, हम लोग बस केवल विचार बिल्कुल कर रहे हैं और कुछ नहीं, अपनी बिल्कुल अपनी बिल्कुल बात कर रहे बिल्कुल बिल्कुल हैं। तो सर मैं सर आपसे ये मैं पूछना तो चाहूंगा सहदेव जी कि ये जी जो अचानक वहीं पर, अगर जैसे अभी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक बड़ा फेमस केस था, जिसमें करीब 30 साल बाद फांसी की सजा 29 लोगों को एनकाउंटर, नकली एनकाउंटर करते हैं। नाम लेना उचित नहीं है उद्धव का, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। एक राज परिवार से जुड़ा हुआ एनकाउंटर था, तो उनको भी न्यायालय ने फांसी की सजा दी है। तो आप क्या समझते हैं, ये बात अच्छी है? अपराध मैं उनके लिए कानून में है, मैं लेकिन बिना मैं किसी कारण के किसी मैं को उड़ा देना। नहीं 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 आदरणीय पवन जी, मैं तो केवल न्यायालय का सम्मान करता हूं। अभी आदरणीय रविंद्र जी ने जो कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं केवल आदरणीय यादव जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। उनकी चिंता जायज है, जो ठोको नीति का विरोध करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूं। जो गुजरात में 38 लोगों को फांसी की सजा हुई, उसमें जो आतंकवादी घोषित किया गया, उसके पिता समाजवादी पार्टी के नेता है। इन लोगों का कहीं ना कहीं कनेक्शन ऐसे लोगों से रहता है जो इनके संरक्षण में पलते हैं। तो इनका ये जायज है चिंता करना, क्योंकि कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों के साथ ये जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इस नीति का विरोध करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि न्यायालय में नहीं जाना चाहिए, न्यायालय का सम्मान सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जिन अपराधियों पर गोली चली, उन अपराधियों ने पहले पुलिस पे गोली चलाई। उस अपराधी को पकड़ने जब उनके घर पुलिस गई, तो अगर गोली चलती है तो मुझे लगता है उसका जवाब गोली से दिया गया। उस गोली के तहत उसके पैर में गोली लगी, कहीं उसकी हत्या नहीं की गई। अगर कोई गाड़ी चलते चलते पलट जाए, उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, ये भगवान की लिखी हुई कहानी है। अगर कोई मान लो पलट गई, उसका अगर इसकी मौत ऐसे ही लिखी थी वो हो गई। लेकिन पुलिस ने जितने अपराधियों को पकड़े,
उनमें उनके सम्मान करते उनके पैर में गोली मारी गई, वो भी अपनी रक्षा करते हुए। तो मैं इस बात का बिल्कुल मैं मानता हूं कि पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया और पुलिस ने उनको ले जाकर फिर न्यायालय में पेश किया। अब जो न्यायालय आदेश करेगा उसको हम मानेंगे। लेकिन मेरी चिंता बहुत बड़ी चिंता है कि समाजवादी पार्टी के नेता जो आज प्रचार कर रहे हैं उनका बेटा आतंकवादी घोषित हो चुका है। ये मेरे लिए चिंता की बात है। मैं आदरणीय यादव जी से कहता हूं, आप इस पे भी विचार करिए कि ऐसे लोग आपकी पार्टी का प्रचार करेंगे। मुझे लगता है ऐसे लोगों से आपको प्रचार नहीं कराना चाहिए। दिलीप जी, इनको सहदेव जी को बड़ी चिंता है, आपकी पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो लोगों के बारे में बड़ी चिंता है। साथ में वो कहते हैं कि गाड़ी पलट जाती है, वो भी एक बात उनकी है। और चूंकि उनकी सरकार है तो वो क्लीन चिट भी दे रहे हैं कि पैरवी तो कोई करती है, कोई बात नहीं। आपने सारी बातें सुनी है, बात का क्या कहना। आप लोगों के ऊपर बड़े आरोप है। आप लोग तो यही आरोप है कि भाई आपके अखिलेश यादव जी के चुनाव प्रचार में नेताजी क्यों आ गए, इसका मतलब आप हार रहे हैं। आपके जो गाड़ियां पलट जाती हैं तो उसमें आपको क्या आपत्ति है। तो कि आपकी सरकार है, सब कुछ कमियां आप में है, देशद्रोही और अपराधी किस्म के लोग, आतंकवादी लोगों का जो परिवार के लोग हैं वो आपका प्रचार कर रहे हैं। इन सबको मिला के जवाब दीजिए आप। सर, पहले तो मैं बहुत ऑब्जेक्शन इस बात पे है मुझे कि आप आतंकवादी और देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल हमारे को पैनलिस्ट कर रहे हैं। ये मुझे घोर आपत्ति है। इस देश में ये 130 करोड़ लोगों का देश है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि इस 130 करोड़ लोगों में एक भी व्यक्ति देशद्रोही नहीं है। और अगर ये बात देश का गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर ये एक बात कह रहे हैं तो ये चुनाव तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो हर 5 साल बाद दोबारा आ जाएगा। आप एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट आतंकवादियों के साथ है। साइकिल के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि साइकिल का इस्तेमाल हुआ, इनका ये चुनाव चिन्ह है। तो मैं तो कह रहा हूं चुनाव को तो आप साइड में रखिए। पहले आप बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, उसके साथ साथ आप भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, आप इस देश के गृह मंत्री भी हैं। ये तो पार्ट टाइम जॉब है जो आप कर रहे हैं। कल चुनाव खत्म हो जाएगा, कल को फिर से आप दिल्ली में प्रधानमंत्री की भूमिका में फिर होंगे और आज वर्तमान में भी आप प्रधानमंत्री हैं। तो मैं तो ये सवाल आपसे कर रहा हूं कि आपके गृह मंत्री रहते हुए, आपके प्रधानमंत्री रहते हुए एक देशद्रोही व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार में एक लीडिंग इलेक्शन लड़ रहा है, कोई भी राजनीतिक दल, आपने उसकी मान्यता खत्म क्यों नहीं की? इवन आज तक आपने एफआईआर क्यों नहीं की? या तो आप सतही बातें करना बंद कर दीजिए। देखिए, किसी को आप सर्टिफिकेट मत बांटिए, आप सर्टिफिकेट बांटने वाले नहीं होते कोई भी। आप एक एक्स चीफ मिनिस्टर को आतंकवादियों से इसकी संलिप्तता को दर्शा रहे हैं, एक डिफेंस मिनिस्टर के पुत्र को, उसके परिवार को आप आतंकवादियों के साथ संदिग्धता अगर दर्शा रहे हैं, तो मैं तो हाथ जोड़ के आपसे विनम्र विनती करता हूं कि चुनाव को बिल्कुल साइड कर दीजिए। चुनाव इतना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। पहले ये फैसला हो जाना चाहिए कि अगर आतंकवादियों से संलिप्तता है तो आप इस राजनीतिक दल की मान्यता क्यों नहीं खत्म करा रहे? ये सतही बातें आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, ये सतही बातें कृपया करके मत करिए। इस देश में 130 करोड़ लोग इस देश के ईमानदार नागरिक हैं। आपको सर्टिफिकेट देने का कोई अधिकार नहीं है। आप गोडसे की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, दूसरे को प्रमाण पत्र देना बंद करिए। मैं बहुत विनम्रता से, बड़ी गंभीरता से आपकी इस बात में मुझे गहरा, आप गुंडई की बात कर रहे हैं, ये लोकल इशू है, लेकिन आप अगर राष्ट्रद्रोह जैसे आरोप लगा रहे हैं तो आप गृह मंत्री क्यों बने बैठे हुए हैं? क्या ये चुनाव लड़ने के लिए आपने ये गृह मंत्रालय खुटी पर टांग के रख दिया है क्या? आप 1 महीने बाद फिर दोबारा गृह मंत्रालय संभाल लेंगे? मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मैं पार्टी का पदाधिकारी हूं और मैं उस पार्टी में पदाधिकारी क्यों रहूं जो पार्टी आतंकवादियों से संलिप्त है और देश का गृह मंत्री ये कह रहा है। तो मैं तो गृह मंत्री साहब से ये कहना चाहता हूं, आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? आप सबसे पहले एफआईआर करिए। जी सहदेव जी, क्या कहना है आपका? मैं पवन जी आपके माध्यम से आदरणीय दिलीप जी को बता दूं कि मैंने ये कहा कि जो आतंकवादी घोषित हुआ उसका पिता समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। इस बात को मैं प्रमाण के साथ कहता हूं। आप उन 38 लोगों के नाम पढ़िएगा जिसमें उत्तर प्रदेश में जो आतंकवादी मिला है उसका पिता समाजवादी पार्टी में है। इसमें कोई गुरेज नहीं। मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं और मैं कहता हूं दिलीप जी आप इस बात को पढ़िएगा। मैंने पढ़ा है, तब मैंने आपको बताया उसके फोटो अखिलेश जी के साथ है, वो समाजवादी पार्टी का प्रचार करता है। मेरा तो निवेदन केवल इतना है, अगर कोई देश में आतंकवाद फैलाता है और आतंकवाद के पक्ष में है तो ऐसे लोगों से आपके भी संबंध नहीं होने चाहिए। वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ऐसे लोगों के लिए इन लोगों को दूर कर देना चाहिए।
ये मैंने आपसे निवेदन किया। और ये बिल्कुल सत्य है कि उनके बेटे को आतंकवादी पाया गया, तो मैंने तो केवल इस चैनल के माध्यम से आपसे कहा, जिसके बेटे को आतंकवादी पाया गया उसके पिता से समाजवादी पार्टी को प्रचार नहीं कराना चाहिए। मैंने कोई समाजवादी पार्टी के मुखिया ये आप पर आरोप नहीं लगाए, मैंने उस आतंकवादी के पिता के बारे में कहा, उससे आपको प्रचार नहीं कराना चाहिए। जी दिलीप जी। सर, मैं एक फोटो की, जहां तक भाई ने बात की, मैं अगर आप फोटो की बात करेंगे तो ललित मोदी के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी का फोटो है। तो आप क्या इस बात को भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के और ललित मोदी के कोई आपसी संबंध है? फोटो आज हम पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में हम लोगों के साथ कब किसके कहां फोटो हो जाए, इसकी कोई आप रोक नहीं सकते। और अगर फोटो ही एक प्रमाणिकता है तो फोटो तो हर किसी के एक दूसरे के साथ है। मेरे भी पवन सिंह जी के साथ कई फोटो अभी मैं पुराने अपने अगर खंगालू तो निकल आएंगे, और कल को मैं किसी काम में अगर इन्वॉल्व हो जाऊं तो मैं पवन सिंह जी को दोषारोपण नहीं कर सकता। मेरी व्यक्तिगत आप कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, पार्टी की कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, उस पर बात करिए। ये देखिए, ठीक है आप चुनाव में हैं, आप बहुत कुछ हवा में फेंक सकते हैं, लेकिन तथ्यों पे बात करिए। आप 130 करोड़ के प्रधानमंत्री, 130 करोड़ के गृह मंत्री, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपके एक एक शब्द को पूरा हिंदुस्तान सुनता है। आपको बहुत गंभीरता का परिचय देना चाहिए। हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता अगर किसी प्लेटफॉर्म पर कुछ भी बोल जाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब एक प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बोलता है तो एक बहुत बड़ी मायने रखती है वो बात। मेरा ऑब्जेक्शन उस पर है। मैं इंजीनियर दिवाकर साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। अभी जो बातें हुई है उसमें सहदेव जी ने कुछ कहा और दिलीप जी ने उसका जवाब दिया। मैं दिवाकर शर्मा जी से ये जानना चाहूंगा कि दिवाकर जी, यदि किसी एक आदमी का किसी अपराध में कोई घोषित हो जाता है तो क्या उसके परिवार को या उसके पिता को भी उतना ही दोषी मान लेना चाहिए, या हमें उसको जैसे पुरानी परंपरा थी कि उसको बिरादरी से छेड़ दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, क्या उस परंपरा पे आज भी चला जाता है? क्या ये सत्य है? तो फिर तो काफी ऐसे उदाहरण हर तरफ है। आप क्या सोचते हैं इसमें? ये बड़ा गंभीर विषय है पवन जी, और हमने एक अपना पूरा प्रदेश देखा है, जम्मू कश्मीर। वहाँ के कई राजनीतिक घराने हैं जिनसे कई दफा हमें ऐसा लगा कि उनके आतंकियों से संबंध है। उसके बावजूद भी वो राजनीति में हैं और लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, और वो उन आतंकियों के भी मुद्दों को मुखर रूप से राष्ट्र लेवल पे उठाते हैं, और वैचारिक रूप से हम उनका कई बार विरोध भी करते हैं, मतभेद भी रखते हैं। दिलीप जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि 130 करोड़ का देश है, और यहाँ का जो हमारा सरकार है, जो हमारा तंत्र है, उसको सबके लिए व्यापक सोचना चाहिए। कई बार होता है कि औलादें, हम कहते हैं, पुरानी कहावतें हैं कि औलादें कभी हाथ से निकल जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसका दोष हम किसी के परिवार पर डाल सकते हैं। किसी भी परिवार का व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक विचारधारा उसके क्लोज हो सकता है, लेकिन बेटे का दोष बाप पर डालना ये भी एक जस्टिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि क्या जो उसका पिता है वो केवल राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने के लिए या किसी मदद के लिए तो कम से कम किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका भी हमें एक अंतर करना पड़ेगा। सामाजिक तौर पे जो आपने एक बड़ी बात कही कि कभी कोई किसी परिवार का बच्चा गलत करता था तो उसको बिरादरी से छेद दिया जाता था। उस बिरादरी से छेकने का भी जो उद्देश्य हुआ करता था, वो उद्देश्य यही हुआ करता था कि बच्चे कोई गलत काम करने से पहले 4 बार सोचें, और माता पिता भी अपने बच्चे पर नजर रखें कि वो कोई गलत कार्य ना करे। तो दोनों ही भाइयों की हम बात से ये हम निकाल सकते हैं कि एक सामाजिक कहीं ना कहीं एक सीमा रहनी चाहिए, और जो जो अपराध है उस बच्चे का वो बड़ा गंभीर अपराध है। आतंक जैसे अपराध पे कहीं ना कहीं हमें एक कठोर नीति अपनानी ही होगी, और अगर हम कठोर नीति नहीं अपनाते हैं तो जो हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र है जिसमें अभी आतंकवाद कोई ऐसा पनपने का आसार नहीं दिख रहा था, वो भी आजकल घटनाएं देख के लगता है कि एक बड़े लेवल पे कहीं वैचारिक मतभेद हमारे उभर रहे हैं जो देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। तो पार्टियों को यह भी संयम रखना चाहिए कि हम जब एक ही नैरेटिव से बात करते हैं तो एक बड़ा तबका ये सोचता है कि हम इस देश में पराये हो चुके हैं, और जो देश में पराये होने की भावना है वो उसको कहीं ना कहीं अलगाववाद की तरफ ले जाती है। तो हमें इस चीज को बड़ा संयम से समझना पड़ेगा कि क्या हमारे 130 करोड़ लोग हैं। मैंने देखा है कि संघ की विचारधारा एक यहाँ एक बड़ी विचारधारा है जो कि ये मानती है कि चाहे हम ईरान हो, इराक वाले हों, तुर्की वाले हों, 54 देश ऐसे हैं जिनको वो ये समझते हैं कि ये भारत का ही डीएनए है।
और जब भारत का ही डीएनए है तो हम एक दूसरे से जो आज वैचारिक मतभेद रखते हुए एक अलगाव की राजनीति पर धकेल रहे हैं नवयुवाओं को, तो हमें कहीं ना कहीं इसमें संयम बरतना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा कि हमारा युवा अगर कहीं भटकाव की स्थिति में है तो उस पर किस तरीके से दंडात्मक कार्रवाई करके उसकी काउंसलिंग करके हम उसको देश के हित में प्रयोग कर सकते हैं। और देश के हित में प्रयोग करने के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है कि आज के युवा को रोजगार चाहिए, आज के युवा को अच्छी शिक्षा चाहिए, आज के युवा को ये फील होना चाहिए कि इस भारत देश में हमारा भविष्य सुरक्षित है। और जब उसको पता लगेगा कि यहाँ सुरक्षित है, हम सुरक्षा की भावना है, उसका परिवार सुरक्षित है, तो निश्चित तौर पे किसी को शौक नहीं है कि वो कुछ गलत रास्ते पर जाए। तो ये सभी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है कि हठधर्मता पर चलने से आप कुर्सियां तो पा सकते हैं, आप सीट पा सकते हैं, सरकारें पा सकते हैं, लेकिन देश को एक अज्ञात आग में हम झोंकने जा रहे हैं, उस आग से हमें बचना है। अगर हम चाहते हैं कि ये कोई पाकिस्तान ना बने, अगर हम चाहते हैं कि ये कोई अपना इराक ना बने, तो हमें अपने युवाओं को सही ना एक सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। और मेरा दिवाकर जी, अब हम लोग कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं और आप लोगों ने बड़ा अपना बहुमूल्य विचार रखे और मानना पड़ेगा इन विचारों को सुन के। कम से कम मैं सभी अपने चारों अतिथियों को बधाई दूंगा कि कम से कम ऐसे माहौल में हम लोगों ने अपने विचारों पे चर्चा की है जहां जबरदस्ती एक दूसरे पर कोई थोपने की बात नहीं हुई है, लड़ाई और मुर्गों की लड़ाई ऐसी बात नहीं हुई है। लेकिन हमारे कार्यक्रम में एक परिपाटी है कि कार्यक्रम के अंत में हम अतिथियों को छोटा छोटा सा एक समय जरूर देते हैं कि उनका कुछ भी रह गया हो इस विषय पे कहने लायक तो कह सकते हैं। तो मैं शुरुआत सहदेव शर्मा जी से करूंगा। सहदेव जी, आज के कार्यक्रम के अंत में जो भी कुछ रह गया हो आपसे कुछ कहने को संक्षिप्त में आप रख सकते हैं। मैं तो केवल आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ इस उत्तर प्रदेश में काम किया है। कोई जातिवाद को देखकर कोई काम नहीं किया। अगर राशन बांटने की बारी आई तो जाति नहीं देखी गई, आवास बांटने की बारी आई तो जाति नहीं देखी गई, आयुष्मान की बात आई तो जाति नहीं देखी गई, गैस बांटने की बात आई तो जाति नहीं देखी। हम लोगों ने कभी कोई जाति देखकर काम नहीं किया और हमने कोई भेदभाव वाली 5 साल के अंदर राजनीति नहीं की। सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया और ये काम हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन देश के विरोध में जो जाएगा और जो देश के प्रति उसकी भावना गलत रहेगी, उसका विरोध आज भी करते हैं, कल भी करते हैं और कल भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी सत्ता को ठुकराने का काम किया। अगर देश विरोधी ताकतें आगे आएंगी और हम उसमें असफल हुए तो हम उसकी लड़ाई लड़ना जानते हैं। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं, सारी समाजवादी पार्टी है और भी जितनी पार्टी है वो कोई भी काम करे, क्योंकि राजनीतिक दल है, हम लोगों को देश के लिए काम करना है। लेकिन राजनीति करते करते इस बात को ध्यान रखना है कि देश की एकता में अखंडता रहनी चाहिए, देश में बिखराव नहीं आना चाहिए। लेकिन जो अभी आदरणीय तिवारी जी कह रहे थे कि ये आतंकवाद, अलगाववाद, ये ऐसी सोच के लोग भी इस उत्तर प्रदेश में नहीं पनपने चाहिए, चाहे हमारे वैचारिक मतभेद कितने भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। मैं तो केवल इसी बातों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। जी दिलीप जी, इस कार्यक्रम के अंत में आप कुछ भी कहना चाहते हो जो रह गया हो, आपका स्वागत है। मैं तो सर बिल्कुल दोबारा वही शब्द रिपीट करना चाहूंगा कि हमारे मित्र ने अभी कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती है उनके मुंह से, लेकिन उनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। वो सबका साथ, सबका विकास की परिपाटी उनकी शुरू से ही नहीं रही है, उनको डिवाइड करने की परिपाटी रही है। 80 और 20 के फॉर्मूले पर वो काम कर रहे हैं। मैं बड़ा विनम्र निवेदन दोबारा करना चाहता हूं, इस देश में 130 करोड़ लोग देशभक्त हैं। इस बात को वो बिल्कुल कान में अपने में ले लें। ऐसा नहीं है कि इस देश में कोई देशद्रोही रहता है। अगर वो रहता होता तो उसको आप जो सजा देंगे उससे पहले हम आपके साथ तैयार हैं कि कौन सा व्यक्ति इस देश में है जो देशद्रोही है। मैं कह रहा हूं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे देश की लड़ाई जब हमने लड़ी तब मिलके लड़ी और आगे भी ये देश मिलके ही चलेगा, गंगा जमनी तहजीब से ही चलेगा। इसको जितनी जल्दी समझ लिया जाए, जितना कम से कम नुकसान होने से पहले समझ लिया जाए, वो अच्छा है। ये तात्कालिक है कि आप सत्ताओं तक 2 से लेकर के आज 300 साढ़े 300 तक पहुंच गए, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी को आपको मुड़ के फिर से देखना पड़ेगा। ये देश मिलजुल के ही चलेगा, इस तरीके से नहीं चले। धन्यवाद जी तिवारी जी, आज के कार्यक्रम के अंत में जो भी कुछ कहना चाहे रह गया हो तो संक्षेप में आपका स्वागत है।
मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुद्दों पर राजनीति हो अच्छी बात है। चुनाव के 5वें चरण में हम जा रहे हैं और अभी तक विपक्ष सरकार को असली मुद्दों पर घेर नहीं पाया है और सरकार ने अनगिनत कार्य किए हैं। सैकड़ों कार्य किए हैं, आवास बाँटे हैं, शौचालय बनाए हैं, अच्छे आपका आयुष्मान योजना के तहत लोगों का इलाज हुआ है। बहुत सारे काम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सड़कें बनी हैं, लेकिन सरकार अपने कामों को गिनाने की बजाय विपक्ष की छींटाकशी में उलझी हुई है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो 80-20 की बात कर रहे हैं हमारे दिलीप जी को ये बात समझनी चाहिए कि जब हम डीबीटी के थ्रू किसी के अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, तो वहाँ कोई 80-20 का फर्क नहीं है। जब हम राशन दे रहे हैं, तो वहाँ कोई फर्क नहीं है। तो सरकार के अच्छे कार्यों को कहीं न कहीं हमें सराहना भी करनी चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि 80-20 का संदर्भ भी योगी जी ने अभी स्पष्ट किया था कि 20% जो लोग कहीं गलत कार्यों में लिप्त हैं, जो लोग देश के विरोध में हैं या जो लोग देश के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो वो उस 80 और 20 को हमको छांटना पड़ेगा। वो कोई जातिगत चीज नहीं है, वो कोई धार्मिक चीज नहीं है। जो 20% नेगेटिव लोग हैं, उनको हमें कहीं कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। हम सर ऐसा बहुत नहीं कर गंभीर, सकते कि बहुत सबको गंभीर विषय हो जाएगा। अगर 20% आदमी हिंदुस्तान का आपने उस कैटेगरी में डाल दिया तो ये तो देश के लिए बहुत बड़ा गंभीर विषय हो जाएगा। उसका जाति धर्म कुछ भी हो, ये तो एक दीगर बात हो गई। 20% एक आंकड़े वाली बात है, लेकिन इसमें कोई नहीं ऐसा सर, नहीं कि नहीं 20% की बात है। ये बहुत गलत है। ये लेकिन 20% 20 आदमी नहीं है इस देश में। मैं भी 20 एक बात आदमी। कहना चाहूंगा सर एक बात केवल आखिरी आखिरी जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ अभी बस आखिरी मैं ये कह रहा हूँ 80 और 20 की जो बात ये करते हैं, हमने कौन कभी करते भी हैं? जब सामने वाली मैं ना बताता ना ना, हूँ अपने शब्द हमने हमारे 80 मुंह में 20 मत डालिए। ये आपके शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं है। नहीं मेरे ये हैं, आपके हमारे शब्द हैं। हैं। हाँ अरे हमारे हैं सर, हमारे हैं। अंत में 80 एक और नहीं, 20 की दिलीप बात जी ये हम करते बताइए, उस हैं। 20% और को जो सुनिए, राशन मिला है ना, तिवारी उसको बात आवास मिला राशन की है, नहीं है, उसको बात शौचालय राशन की मिला नहीं है। है। नहीं मेरी ना है ना ना, मेरी है सर। लगता है तिवारी कि जी एक ये सेकंड, जो 80 और 20 की बात हम लोग करते शब्दावली हैं। है वो थोड़ी अगर चेंज हो अपने रही है। समाज को इकट्ठा करना अपराध है, अगर 80% हिंदुओं को एकत्रित करना अपराध है, ना तो ना। आप उन सामने वालों से क्यों नहीं कहते जो सहदेव केवल जी, मुझे 20% लगता की है वोट कि मांगना चाहते हैं, सहदेव हम जी, लगता है योगी कि जी 80% ये ने की वोट हिंदुओं मांगना का नाम चाहते नहीं लिया हैं, 80 इसमें में। कोई अपराध नहीं है। और ये जो ना ना सहदेव ना, जी, मैं समाप्ति की तरफ आपको जा रहा भी है, स्पष्ट कर दूं, तो हमें योगी ये जी ने चाहिए कि नकारात्मक और हमें लेकिन समझे सकारात्मक कि व्यक्तियों का लोग विश्लेषण एकता किया। ये हमारा 80-20 का नम्र नहीं। निवेदन ये करना जी चाहिए आप कि वो दिलीप जी के राजनीतिक शब्दों को मंचों मत से जाइएगा, ये धार्मिक शब्द नहीं योगी जी अपने ने बोले। योगी जी ने अपने बोला प्रतिद्वंदियों 80% पे सकारात्मक कठोर से लोग और कठोर 20% प्रभाव करें, नकारात्मक। कठोर से कठोर प्रभाव करें, लेकिन व्यक्तिगत चलिए। टिप्पणी ना करें। और ये नहीं 80-20 का जो दिलीप जी एक अपनी जगह, आंकड़ा दिलीप है, जी का काम है, ये सभी को समझ दिलीप आता जी है का कि ये काम है किस अपने किस बात संदर्भ में रखना। कहा गया मेरा है। भी काम है, लेकिन हमने जो कभी है किसी का हमें विरोध नहीं समझना किया। नहीं चाहिए हमने कि केवल एक नीतियों अपने नीतियों की बात समाज के होनी लोग अगर चाहिए। नहीं इकट्ठा नहीं करना नहीं, अपराध आप नहीं हो आपने सकता। किसी हम तो नहीं पूरे नहीं, बात कर रहे उत्तर हैं तो प्रदेश के नीतियों में मुखिया है, वो उत्तर प्रदेश के चलिए, मुखिया ने पूरे लेकिन उत्तर अगर प्रदेश के किसी लिए काम कुछ किया ठीक है। किया है, दिलीप लेकिन जी अगर और किसी पार्टी दिवाकर ने जी, कुछ ठीक कार्यक्रम किया है का तो उसका भी समय जिक्र होना चाहिए। समाप्त हो चुका है और रविंदर जी कुछ कह रहे हैं, हम उनकी बात जी सुन लेते हैं। देखिए, जी मैं जी मेरा विनम्र निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो राजनीतिक मंचों से अपने विचार प्रकट कर रही हैं, वो प्रतिद्वंदी पे कठोर से कठोर प्रहार कर सकती हैं, लेकिन नीतियों पे, उनकी नीतियों पे, उनके कार्यक्रमों पे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी भी आदमी के संबंध में कोई जो है वो प्रचार नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारे देश में ये एक परंपरा रही है। अगर आज हम अटल जी की एक पुरानी जो भाषण हैं, जो मंचों पे उन्होंने कहे हैं, उन्होंने कठोर से कठोर प्रहार किया है अपने विरोधियों पे, लेकिन कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। और मैं समझता हूं कि जो हमारे पुराने लोग, जो हमारे पुराने नेता एक अच्छी परंपरा को छोड़ गए हैं, उस परंपरा को निभाते हुए हम लोगों को अपनी राजनीतिक मंचों पे अच्छे से अच्छी जो है वो वार्ता करनी चाहिए, बजाय इस बात के कि हम लोग व्यक्तिगत टिप्पणी करें। उचित। चलिए, अब हम लोग रविंदर जी कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं और हमारा कार्यक्रम का समय भी लगभग समाप्त हो गया है। आज के कार्यक्रम में दिलीप जी ने बहुत अच्छी बात रखी और सहदेव जी ने बहुत ही अच्छी बातें अपने मुद्दे रखे। उन्होंने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बातों को उनके अपने जो तेवर है आक्रामक तरीके से रखा। वहीं इंजीनियर दिवाकर तिवारी ने अपने बातों को, नीतियों को, विचारों को क्रमबद्ध तरीके से रखा। और दिल्ली से हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए रविंद्र शर्मा जी ने भी संयम का परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि राजनीतिक हम लोगों को एक दूसरे पर आक्षेप लगाने चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप से हमें दूर
रहना चाहिए। दर्शकों, ये तो आज का हमारा कार्यक्रम है जिसमें हम 5 कालिदास मार्ग की बात करते हैं, वहां पहुंचने की बात करते हैं, क्योंकि जब विधायक जीतेंगे वो चुनेंगे और वो एक आदमी वहां 5 कालिदास मार्ग पर बैठेगा। लेकिन आज के कार्यक्रम में कुछ बातें एक ऐसी भी आई हैं जिन पर कुछ विचार करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे अभी दिवाकर शर्मा जी ने कहा कि एक डीएनए की बात की, तो हमने बहुत कुछ सुना है, बिहार का डीएनए और पता नहीं कहाँ का डीएनए, आप तो तुर्की और उसके डीएनए की बात कर रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान का आम आदमी और कम से कम उत्तर प्रदेश के सूबे का आम आदमी उस डीएनए की बात करता है जिस डीएनए से समृद्धि निकले, विकास निकले, खुशहाली निकले, सम्मान निकले, वहां जहां उसके जीवन में कोई अपमान ना हो, कोई मजबूरी ना हो, कोई मायूसी ना हो, ऐसे डीएनए की तलाश करता है और किसी डीएनए की तलाश नहीं करता है। एक बहुत अच्छी बात तिवारी जी ने भी कही, दिलीप यादव ने भी कही और कहीं ना कहीं सहदेव शर्मा ने भी कही कि राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए अपराधियों को, क्योंकि बहुत सारे आपराधिक मानसिकता के लोग ऐसे होते हैं, अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के घूंघट में जाकर छुप जाते हैं, उनकी गोदी में बैठ जाते हैं। पार्टी वो कोई सी भी हो सकती है, बीते 70-75 सालों में हमने देखा है तमाम किस्म के अपराधी या आपराधिक मानसिकता के लोग होते हैं। जब तक वो किसी भी सत्ता का साथ नहीं ले लेंगे, किसी ऐसी लोगों का, दमदार लोगों का साथ नहीं ले लेंगे, तब तक वो पनप नहीं सकते। चाहे वो हिंदुस्तान की फिल्में हो, चाहे हम लोग यथार्थ में देखते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब डाकू लोग होते हैं वो आते थे, मारते थे, सब कुछ करते थे, वहीं तक करते थे जब तक उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था। लेकिन जिस दिन राजनीतिक संरक्षण खत्म होता था, हम देखते थे कहीं ना कहीं उसकी लाश वो एक चारपाई के सहारे हमें खड़ी हुई नजर आती थी, उसको इनकाउंटर कहते थे। लेकिन सवाल मुद्दा ये नहीं है कि अभी तक क्या हुआ है, सवाल ये है कि इतनी सारी तू मैं, जातीयता, मेरी जात ये है, उसकी जात ये है, इस जातिगत समीकरण के लोग इस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। कहीं ना कहीं योग्यता खो गई, कहीं ना कहीं वो आवाज खो गई जो शायद कहीं हम लोगों के सम्मान की रक्षा कर सकती थी, शायद हमारे क्षेत्र का विकास कर सकती थी, शायद हम लोगों के चेहरे से चुपचाप बहने वाले आंसुओं को पोंछ सकते थे। वो हाथ कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों में खो गए, चाहे पार्टी इधर की हो चाहे उधर की हो। हम ये भी भूल गए कि आगरा में हम हाई कोर्ट की बेंच की मांग करते हैं। एक आदमी ने ये सोचकर वोट नहीं दिया कि ये पार्टी हमें हाई कोर्ट की बेंच देगी या आगरा में हाई कोर्ट या बैराज बनेगा या पर्यटन को होगा या किसी और चीज के लिए। ना हमने किसी को सराहा, ना किसी की आलोचना की, ना कोई ऐसा मुद्दा आया जिस पे विचार करके किसी के पक्ष में या विपक्ष में वोट दिया। बस केवल यही बात हुई कि इसने इतने प्रतिशत यहाँ पर लोधे रहते हैं, इतने प्रतिशत कुशवाहा रहते हैं, इतने परसेंट ठाकुर रहते हैं, इतने वैश्य रहते हैं, जीतने का यही गणित होगा। और तो और हमने तो ये भी देखा कि आगरा कैंट क्षेत्र में एक प्रत्याशी से, वर्तमान एमएलए से, उस आदमी ने कह दिया कि तू हमारे पास क्यों आया है, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, मैं गवाह हूं, तू हमारे पास किस मुंह से आया, जब मैं तेरे पास गया था तो तूने भगा दिया था, लेकिन मैं तो अपनी पार्टी को ही वोट दूंगा, तेरे को वोट नहीं दूंगा। तो कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं मतदाता बहुत निराश है, चाहे किसी भी पार्टी का हो चाहे विपक्ष का हो। वो बिल्कुल ठीक कहा तिवारी जी ने कि वो मुद्दे नहीं उठा पा रहे जिन पे सरकार विफल रही, और सरकार भी उन मुद्दों को नहीं उठा पा रही जिन पे वो बहुत ज्यादा सफल रही। लेकिन कहीं पिस रहा है तो फिर वो मतदाता पिस रहा है जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, एक छोटे से वोट से, एक उस उंगली के दबाने से हम सरकार पलट देते हैं। चाहे लोग गाड़ियां पलटते हो, लेकिन सरकार पलटने का अगर एक ही ब्रह्म वाक्य है तो वो ईवीएम दबाना है। लेकिन इस बार जो लग रहा है 3 चरणों में, तो अभी तक आम मतदाता ने ये नहीं सोचा है कि मुद्दे क्या रहे हैं। जातिगत समीकरण, भावनात्मक मुद्दे, तू मैं और एक ऐसी ऐसी बातें रही हैं जिनका आदमी के आम जीवन से कोई भी मतलब नहीं रहता है। दर्शकों, इस कामना के साथ मुलायम सिंह चाहे प्रचार अपने बेटे का कर पाने की स्थिति में हो या ना हो, लेकिन एक पिता जरूर आता है, अपने बेटे के लिए अपना प्रचार करता है। प्रधानमंत्री है जरूर है, लेकिन अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा है, मुख्य वक्ता है, प्रखर वक्ता है, अपनी पार्टी को जिताने के लिए वो भी कुछ कह सकते हैं। एक वाक्य युद्ध हो रहा है, लेकिन हमारी चिंता यही है कि कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी के, हमारे आपके युवाओं के सपने चकनाचूर हो रहे हैं। वो मुद्दे कहीं नहीं आ रहे हैं जिनके ऊपर हम अपने सपनों का महल बना सकें। तो इंजीनियर दिवाकर तिवारी साहब, आज आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय दिया,
शीर्षागढ़ से हमसे जुड़े हैं। सहदेव सादर शर्मा जी, धन्यवाद भाई साहब, सादर धन्यवाद। सहदेव शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिलीप यादव जी, आप भी अपने घर से बाहर दूर से बोल रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं आपको जब बोलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान अपनी बातों को सिलसिलेवार रख रहा है। रविंदर शर्मा जी, आप दिल्ली से जुड़े हैं, आप बहुत सफल व्यवसायी हैं और अपना समय आपने ताजन्यूज के इस कार्यक्रम में दिया। आपकी चिंता जगह बताता है कि आप कितने चिंतित हैं सामाजिक सरोकार से। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।